जब नई महिला चेयरमैन कंपनी में अचानक ऊपर से टपक कर आई तो मेरे कलीग ने मुझसे मजाक करते हुए कहा, सुना है नई महिला चेयरमैन का फिगर बहुत परफेक्ट है, पता नहीं उनका बिहेवियर थोड़ा सॉफ्ट और जेंटल है या नहीं। मैं बस जवाब देने ही वाला था कि तभी लिफ्ट से बाहर आते उस पर्सन पर मेरी नजर पड़ी जिसे सबने बीच में घेर रखा था। आखिर वह यहाँ क्यों है? सच में किस्मत ही खराब है। मेरी लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है? बड़ी अमीर फैमिली की लड़की अचानक ऊपर से टपक कर चेयरमैन बन गई और वह कोई और नहीं बल्कि 4 साल पहले की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। वह सीधे चेयरमैन ऑफिस के अंदर चली गई। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और मजबूरी में उनके पीछे पीछे चल दिए। हुआ ऑन दिखने में काफी टॉल, एलिगेंट और रॉयल लग रही थी। सिर्फ मैं ही जानता था कि इस वुमन का एक ऐसा साइड भी है जिसे कोई नहीं जानता। मैं हुआ अन हूँ। अब से मैं फ्यूचर में शिनोन ग्रुप के जनरल मैनेजर की पोजीशन संभालूंगी और हम साथ मिलकर काम करेंगे। मेरी बस एक ही रिक्वायरमेंट है, गाड़ी से आगे दौड़ने की कोशिश मत करना, यानी ओवर स्मार्ट मत बनना। जी बिल्कुल हुआ बॉस। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले आप बोलिए। हेलो हुआ बॉस, मेरा नाम कियाओ चेन है। मेरी डेली वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन के पूरे शेड्यूल को मैनेज करना है जिसमें ऑफिशियल टूर भी शामिल है। हेलो हुआ बॉस, मैं फेंग जेंग हूँ। आधे घंटे बाद तीनों लोग चेयरमैन ऑफिस से बाहर आ गए। मैं बिल्कुल खोया खोया सा था। ये जुनहाओ ने मुझे कई बार आवाज दी, तब जाकर मैं होश में आया। चेन भाई कब से आवाज दे रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं? चेन भाई आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं। अभी आप लोग क्या कह रहे थे? हम लोग कह रहे थे कि हुआ मैडम बहुत ब्यूटीफुल है। उस फिगर के साथ अगर वह मॉडलिंग नहीं कर रही तो ये एक वेस्ट है। उनका फेस सच में परफेक्ट है। पता नहीं रियल लाइफ में उनका कोई पजेसिव या चिपकाऊ टाइप का बिहेवियर है या नहीं। वह तो पागलों की तरह पजेसिव है। चेन भाई आपने पागलों की तरह क्या कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं। चेयरमैन ऑफिस के अंदर हुआ अन का फोन बजा। उन्होंने कॉल रिसीव। अनन क्या तुम देश वापस आ गई हो? हाँ। क्या मैं वापस नहीं आ सकती? ऐसा नहीं है कि तुम नहीं आ सकती, बस मैं यह सोच रहा हूँ कि तुम शिनाअन ग्रुप में क्यों गई। क्या तुम्हें पता है कि कियो चेन भी वही है? शिनाअन मुझसे बात मत करो, मैं इस नाम के किसी पर्सन को नहीं जानती। बस अपनी बात पर अड़ी रहो। कहती हो कि इस नाम को नहीं जानती, तो फिर तुम्हारे शोल्डर के पीछे जो वालिस फ्लावर और लिटिल लैंप का टैटू है उसका क्या? तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगी? मुझे आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम नहीं है तो फोन रखो, मैं काम कर रही हूँ। वालिस वह फ्लावर है जो चेन भाई को पसंद है और लिटिल लैंप इसलिए क्योंकि चेन भाई का जोडिएक साइन एरीज है। वर्किंग रूम में मैं डेस्क पर सिर रखकर खोया हुआ था। हुआ अन काफी टाइम बाद मिले। 4 साल हो गए हैं। शायद उनका कोई बॉयफ्रेंड होगा। नहीं, शायद उनकी शादी भी हो चुकी होगी। चेन भाई क्या हुआ? क्या बात? कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? अरे कुछ नहीं, कल रात में देर तक जागा था इसलिए थोड़ा टायर्ड हूँ। मुझसे कोई काम था क्या? एचआर मैनेजर ने अभी एक नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई सूटेबल असिस्टेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए वह हम में से ही किसी को टेम्परेरी असिस्टेंट की पोस्ट देना चाहते हैं। सैलरी भी बढ़ेगी। तो फिर हम में से कौन जा रहा है? मैं तो नहीं जा रहा, आप लोग ही जाओ। मुझे पैसों की उतनी जरूरत नहीं है। फेंक जेंग को पैसों की कमी है। वह और उनकी गर्लफ्रेंड इन दिनों शादी के बाद रहने के लिए एक नया घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन चेन भाई कैपेबिलिटी के मामले में हम तीनों में से आप ही सबसे बेस्ट हो। पुराने बॉस की नजरों में तो आप आधे असिस्टेंट बन ही चुके थे। हुआ बॉस थोड़ी स्ट्रिक्ट और एंग्री लगती है, मुझे डर लगता है। सीढ़ियों से नीचे उतर रही वह वुमन अचानक रुक गई। क्या मैं स्ट्रिक्ट हूँ? क्या कियाओ चेन मुझसे डरता है? ऐसा भी नहीं है। भले ही हुआ बॉस थोड़ी कोल्ड दिखती है लेकिन उतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं है। ऊपर से वह इतनी ब्यूटीफुल है। पता नहीं उनका बॉयफ्रेंड उनके उस परफेक्ट फेस को देखकर खुद को कैसे कंट्रोल करता होगा। चेन भाई आप अचानक ऐसे क्यों खांसने लगे? आप ठीक तो हो ना? बॉयफ्रेंड कैसा? शायद हस्बैंड कहो। वैसे भी 4 साल पहले बॉस का एक मंगेतर था। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तक शादी ना हुई हो। और तो और मैंने खुद उन्हें उस पर्सन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखा था। फेंक जेंग ने अचानक आगे बढ़कर मेरा मुंह बंद कर दिया। चेन भाई ये देखो, एचआर मैनेजर ने हमें एक मैसेज भेजा है। पता चला है कि हुआ बॉस ने भी उसी बिजनेस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जहां से हमने की, लेकिन बॉस फाइनेंस डिपार्टमेंट से थी। उन्हें देखकर पक्का लगता है कि वह कॉलेज की टॉपर ब्यूटी रही होंगी। आप एक ही कॉलेज में थे, क्या आप बॉस को नहीं जानते? तुमने खुद ही कहा कि वह कॉलेज ब्यूटी थी और मेरा फेस तो बिल्कुल ऑर्डिनरी है। मैं भला किसी कॉलेज ब्यूटी से कैसे मिल सकता हूँ? कभी नहीं मिल पाया। गलती भी खुद की है और फिर भी यह कहने की हिम्मत है कि कभी नहीं मिल पाए। चेन भाई आप किस बेसिस पर कह रहे हो कि आपका फेस ऑर्डिनरी है? अभी तो इस महीने का आधा ही टाइम बीता है और हमें आपके लिए कितने सारे लव लंच बॉक्स हैंडल करने पड़े हैं पता है? तो यही तो अच्छी बात है ना। इतनी ना आप लोगों को लंच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका बहुत बहुत थैंक यू। कोई बात नहीं। कुछ ही देर बाद सब लोग एक साथ खड़े हो गए। सीढ़ियों के दरवाजे पर खड़ी उस वुमन को देखकर मुझे अचानक थोड़ी घबराहट होने लगी। वो यहाँ क्या कर रही है? वो यहाँ कब से खड़ी है? हाँ हुआ बॉस आप खुद यहाँ नीचे क्यों आई? आपको कोई काम था तो आप इंटरनल फोन का यूज कर सकती थी। मैं बस असिस्टेंट का रूम देखने नीचे आई थी। हुआ आनंद ने चारों तरफ अपनी आंखें घुमाई। उनका मूड अब थोड़ा ठीक लग रहा था। शायद एचआर डिपार्टमेंट ने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया होगा। मुझे एक टेम्परेरी असिस्टेंट की जरूरत है। आप तीनों का रेज्यूमे और पिछले 2 साल का वर्क प्रोफाइल मैंने अच्छे से देख लिया है। ये जुनहाओ आपका काम क्लाइंट्स के साथ काफी ज्यादा रहता है। आप अपना काम कियाओ चेन को हैंड ओवर कर दीजिए। शेड्यूल मैनेज करने के अलावा जो बाकी काम वह कर रहे थे अब से आप संभालेंगे। कल से कियाओ चेन टेम्परेरी तौर पर जनरल मैनेजर के असिस्टेंट की पोजीशन संभालेंगे। ये जुनहाओ ने सिर हिलाया। फेंक जेंग को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हुआ बॉस मैं जनरल मैनेजर के असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं हूँ। इससे पहले जुनहाओ अक्सर जनरल मैनेजर के असिस्टेंट के साथ मिलकर काम करते थे। वह मुझसे ज्यादा परफेक्ट है। आप चेयरमैन हैं या मैं चेयरमैन हूँ? हुआ अनन ने मेरी तरफ 2 बार देखा और फिर मुड़कर लिफ्ट की तरफ चली गई। ये पागल इंसान चेयरमैन है तो क्या खुद को बहुत बड़ी चीज समझती है? मैं नहीं जाना चाहता। हे भगवान अब मैं क्या करूँ? चेन भाई आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको फांसी की सजा मिलने वाली है? सैलरी भी अच्छी है और प्रमोशन भी मिल रहा है। आप खुश नहीं हो क्या? खुश नहीं हूँ, मैं नहीं जाना चाहता।
बोला, जुनहाओ फेंक भाई, प्लीज कोई रास्ता निकालो और मेरी हेल्प करो, वह चेयरमैन है, हम भला क्या कर सकते हैं, आप रिलैक्स रहो। हुआ बॉस उस पुराने खड़ूस बॉस की तरह बिल्कुल नहीं है जो काम का प्रेशर डालते थे, आप वहां जाकर ऐश करोगे। 1 घंटे बाद मैं चेयरमैन के ऑफिस गया। भले ही मुझे पता था कि अब मेरे और उनके बीच कोई चांस नहीं है, फिर भी जब मैंने उनकी वो कोल्ड टोन सुनी तो मेरे दिल में दर्द हुआ। मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अपने चेहरे पर एक फेक प्रोफेशनल स्माइल बनाई और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। हुआ ऑनन अपनी डेस्क पर बैठी थी, उनकी लंबी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। उन्होंने अपना सिर बिल्कुल नहीं उठाया, लेकिन जब मैं ग्लास डोर के बाहर खड़ा था तभी से उन्होंने उस परछाई को देख लिया था, वह परछाई जिसे वह अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती थी। हुआ बॉस, मैंने पहले कभी असिस्टेंट का काम नहीं किया है, क्या आपको इस ट्रांसफर से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? आप किस हैसियत से ऐसा फील कर रहे हैं? मेरे चेहरे की स्माइल गायब हो गई। सही बात है, मैं किस हैसियत से कुछ कहूं? अब वह मेरी बॉस, अगर काम नहीं करना तो मैं HR डिपार्टमेंट जा सकता हूं, इस्तीफा दे दो। उनका यह अजनबी बिहेवियर ऐसा था जैसे हम दोनों सच में पहले से एक दूसरे को जानते ही ना हो। मैं भला इस्तीफा क्यों दूं? इतनी मुश्किल से तो मैं आगे बढ़ा हूं। इंटर्नशिप की 6,000 की सैलरी से बढ़कर अब महीने के 18,000 मिलते हैं, साथ ही साल के एंड में 60,000 का बोनस भी। किस बेसिस पर वह मुझसे इस्तीफा मांग रही है? हुआ बॉस, मेरा एक सवाल है, क्या इस पोजीशन चेंज की वजह से मेरी सैलरी में कोई बदलाव होगा? फिलहाल आपकी मंथली सैलरी कितनी है? 18,000। मैंने एक परफेक्ट एम्प्लॉय वाली स्माइल बनाए रखी, उनकी उंगलियां डेस्क पर धीरे से थपथपाई। 18,000? ये तो कुछ ज्यादा ही है। मेरे चेहरे की स्माइल अब पूरी तरह गायब होने ही वाली थी। हुआ बॉस, आपके कहने का क्या मतलब है? मुझे याद है कि शिन उनके HR डिपार्टमेंट का एक रूल है कि ट्रांसफर के समय 1 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, और क्योंकि ये प्रोबेशन है इसलिए सैलरी भी प्रोबेशन पीरियड के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाएगी। मैं अब उनकी बात समझ गया था। इसका मतलब था कि मैं उनका जनरल मैनेजर असिस्टेंट भी बनूं और मेरी सैलरी भी प्रोबेशन पीरियड के हिसाब से कम कर दी जाए। मैं थोड़ा मुस्कुराया। तो फिर हुआ बॉस, मुझे बताइए कि असिस्टेंट की प्रोबेशन सैलरी कितनी होती है? हुआनन ने डेस्क पर रखे इंटरनल फोन का बटन दबाया। जनरल मैनेजर असिस्टेंट की प्रोबेशन सैलरी कितनी है? 1,000। ठीक है, मुझे पता चल गया। उन्होंने फोन कट कर दिया। उनकी आवाज में जरा सी भी नरमी नहीं थी। सुन लिया ना असिस्टेंट चेन, क्या अब भी कोई प्रॉब्लम है? मैंने अपना ID कार्ड उतार कर रख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिजाइन करता हूँ। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा तभी पीछे से एक बहुत ही शांत आवाज आई। अगर मुझे ठीक से याद है तो असिस्टेंट चेन का लेबर कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल ही रिन्यू हुआ था। जनरल मैनेजर के असिस्टेंट का काम कंपनी के बहुत से कोर डॉक्यूमेंट्स से जुड़ा होता है। अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आपको 30 दिन पहले नोटिस देना होगा, साथ ही लीगल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पूरे काम का हैंडओवर और इन्वेस्टिगेशन पूरा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसे कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन माना जाएगा और आपको कंपनी को 24 महीने की सैलरी का कॉम्पनसेशन देना होगा। असिस्टेंट चेन की करंट मंथली सैलरी के हिसाब से यह टोटल 4,32,000 युआन बनता है, लेकिन क्योंकि असिस्टेंट चेन ने पिछले 4 सालों से कंपनी में काफी हार्ड वर्क किया है, इसलिए आप सिर्फ 4,30,000 दे दीजिए। कंपनी छोड़ने से पहले यह अमाउंट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। कॉम्पनसेशन, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसे किसी कॉम्पनसेशन का कोई रूल नहीं था। हुआ बॉस, क्या मुझे आपके सामने 90 डिग्री झुककर थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि आपने मेरे 2,000 युआन कम कर दिए? बाकी एम्प्लॉइज के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूर है। मुख्य किरदार यानी कियाओ चेन ने अपने मन में सोचा कि मैं अब समझ गया हूँ। उसने कहा कि वह बॉस यानी हुआ अन जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसने कहा कि वह जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। उसने कहा कि कंपनी एम्प्लॉय से इस तरह गलत तरीके से कॉम्पनसेशन मांग रही है। उसने सोचा कि वह इसकी कंप्लेन अथॉरिटी से कर सकता है। तभी हुआ अनन अपनी जगह से ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा कि तुम चाहो तो कंप्लेन कर सकते हो, और वह मुड़कर जाने लगी। उसने कहा कि बिजनेस वर्ल्ड बहुत छोटा है, और उसने असिस्टेंट चेन से कहा कि वह अपना प्रोफेशन चेंज करने के लिए मेंटली रेडी रहे। कियाओ चेन ने सोचा कि अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने गुस्से में कहा कि हुआ ओनन, तुम मुझे इस तरह दबाकर क्या साबित करना चाहती हो? हुआ ओनन ने उससे कहा कि तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हारे इस्तीफे को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच सकती हूँ। कियाओ चेन ने अपने मन में कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। उसने अपना ID कार्ड वहीं फेंक दिया, कांच के दरवाजे को जोर से खींचा और बगल के असिस्टेंट ऑफिस में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसका गुस्सा और इमोशंस अब कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। उसने अपने मन में कहा कि 4 साल पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, अब तुम मुझसे और क्या चाहती हो? तुम मुझे और कितना परेशान करोगी? अपने दिल का गुस्सा निकालने के बाद उसने कंप्यूटर पर अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया और HR मैनेजर की ईमेल ID पर सेंड कर दिया। लेकिन 1 मिनट से भी कम समय में हुआ अन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी HR मैनेजर ने उसे कॉल किया। HR मैनेजर ने उससे पूछा कि चेन भाई, क्या आप सच में रिजाइन कर रहे हैं? HR मैनेजर ने पूछा कि क्या आप नए सैलरी पैकेज से खुश नहीं हैं? HR मैनेजर ने उससे कहा कि आपने कंपनी में 4 साल काम किया है और आपकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। HR मैनेजर ने कहा कि मैं जानता हूं कि जनरल मैनेजर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 26,000 की सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन क्वार्टरली बोनस और ईयरली बोनस मिलाकर यह काफी अच्छी अमाउंट हो जाएगी। कियाओ चेन बिल्कुल हैरान रह गया और उसने मन में सोचा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने HR मैनेजर मिस्टर चेन से पूछा कि आपके कहने का क्या मतलब है? HR मैनेजर ने उससे पूछा कि क्या आपने ईमेल नहीं देखा? HR मैनेजर ने बताया कि हुआ बॉस ने अभी अभी असिस्टेंट डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी बढ़ाई है, जिसमें आपकी सैलरी में पूरे 8,000 की बढ़ोतरी हुई है। कियाओ चेन ने तुरंत 5 मिनट पहले आया हुआ ईमेल चेक किया। उसने देखा कि उसमें साफ लिखा था कि इस महीने से उसकी सैलरी बढ़ा दी गई है। उसने सोचा कि इसका मतलब हुआ अन ने उसकी सैलरी कम नहीं की थी। HR मैनेजर ने फोन पर कहा, चेन भाई। कियाओ चेन ने जवाब दिया कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ। उसने पूछा कि क्या यह
यह सच में हुआ बॉस का डिसीजन था? एचआर मैनेजर ने कहा कि हाँ बिल्कुल। एचआर मैनेजर ने बताया कि 2 घंटे पहले जब हुआ बॉस ने तुम्हें असिस्टेंट बनाने की बात की थी, तभी उन्होंने सैलरी बढ़ाने के लिए भी कहा था। एचआर मैनेजर ने कहा कि मैंने फाइनेंस मैनेजर से बात करने के बाद ही आप लोगों को यह ईमेल भेजा है। कियाओ चेन ने फोन कट कर दिया और उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसने सोचा कि 2 घंटे पहले तो वह नीचे असिस्टेंट ऑफिस में आई भी नहीं थी, तो फिर अभी थोड़ी देर पहले वह उसे जानबूझकर परेशान क्यों कर रही थी। असिस्टेंट का वर्किंग ऑनवर पूरी तरह से बॉस के शेड्यूल पर डिपेंड करता था। बॉस जब काम खत्म करके घर जाएंगी तभी इन एम्प्लॉइज को भी छुट्टी मिलेगी। तभी उनके वीचैट ग्रुप पर मैसेजेस आने लगे। एक कलीग ने ग्रुप में कहा कि हे भगवान, हुआ बॉस तो सच में मेरी गॉडेस, अब हमें एक्स्ट्रा टाइम यानी ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा कि उस पुराने खड़ूस बॉस के कंपैरिजन में हुआ बॉस बहुत अच्छी इंसान है। उसने पूछा कि चेन भाई, आप ग्रुप में ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे हो? क्या असिस्टेंट का काम बहुत ज्यादा है? कियाओ चेन ने अपना वीचैट देखा जहां एक नया ग्रुप बना था जिसमें सिर्फ वे तीनों कलीग्स और हुआ अन थी। कुछ देर पहले हुआ अनन ने ग्रुप में मैसेज भेजा था कि अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो किसी को ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों कलीग्स ने रिप्लाई कर दिया था, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था। उसने अपने मन में कहा कि मैं बिजी नहीं हूँ, बस मैं उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने अभी अभी रिग्नेशन भेजा है। उसने सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुआ अन को उसके इस्तीफे के बारे में पता न चला हो। उसने सोचा कि छोड़ो, मुझे क्या परवाह है, मैं अपना काम करूंगा और वह अपना काम करेंगी। अपने मूड को ठीक करके वह सीढ़ियों से नीचे आया। हुआ अनन ने जैसे ही उसे देखा वह तुरंत अपनी कार की चाबी और फोन लेकर खड़ी हो गई। जब लिफ्ट खुली तो तीनों कलीग्स ने हुआ अनन को अंदर देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अंदर जाएं या नहीं। हुआ अनन ने उनसे पूछा कि क्या आप लोग लिफ्ट से नहीं जा रहे हैं? तभी ये जुनहाओ ने तुरंत रिएक्ट किया और दोनों को अंदर खींचते हुए कहा कि हाँ, हम आ रहे हैं। फेंग जेंग ने नोटिस किया कि कियाओ चेन का मूड थोड़ा ऑफ है। फेंग जेंग ने उससे पूछा कि चेन भाई, आपको क्या हुआ है? बगल में खड़ी हुआ अनन की आंखों में भी उसके लिए थोड़ी फिक्र दिखाई दी। कियाओ चेन ने सिर हिलाते हुए कहा कि कुछ नहीं, शायद मैं ठीक से सो नहीं पाया। आप लोग मेरी चिंता मत करो। लिफ्ट से बाहर आने के बाद ये जुनहाओ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मजाक करते हुए कहा कि असिस्टेंट चेन, आपकी सैलरी और बोनस मिलाकर साल के 3-4 लाख युआन हो जाते हैं, फिर भी आप इस पुरानी खटारा इलेक्ट्रिक कार को चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? ये जुनहाओ ने अपनी कार की चाबी दिखाते हुए कहा कि आजकल कार खरीदने पर गवर्नमेंट की तरफ से डिस्काउंट मिल रहा है और कंपनी भी 20% सपोर्ट कर रही है, जिससे काफी पैसे बचेंगे। उसने कहा कि आपको एक नई कार ले लेनी चाहिए। कियाओ चेन ने हंसते हुए अपनी जेब से चाबी निकाली और कहा कि यह कार अभी भी अच्छी कंडीशन में है तो इसे क्यों बदलूं? उसने कहा कि मेरे पास पैसों का दूसरा प्लान है। उसने अपने कलीग्स से कहा कि आज हम जल्दी फ्री हो गए हैं तो क्या कहीं डिनर करने चलें? बारबेक्यू, हॉट पॉट या जापानीज फूड? तभी उसके कलीग ने कहा कि आज नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने अभी नया रूम रेंट पर लिया है और मैं वहां के माहौल से अभी फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना होगा। कियाओ चेन ने मन में सोचा कि मैं इन्हें सच नहीं बता सकता कि मेरे घर में एक डॉग है क्योंकि मुझे डर है कि कोई हमारी बातें सुन न ले। उसने उनसे कहा कि किसी और दिन जब मेरा घर पूरी तरह सेट हो जाएगा तब आप लोग मेरे घर हॉटपॉट खाने आना। हुआ अन चुपचाप उनके पीछे खड़ी सब सुन रही थी। जब वे लोग अपनी गाड़ियों में बैठ गए तब हुआ अन के सामने उनकी व्हाइट फैंटम कार आकर रुकी। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके यह पता लगाने को कहा कि कियाओ चेन ने नया रेंटेड हाउस कहाँ लिया है। दूसरी तरफ से उनकी फ्रेंड हा कियाओ ने हंसते हुए कहा कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। हुआ अनन थोड़ी देर चुप रही, फिर हा कियाओ ने कहा कि ठीक है हुआ बॉस, बस 10 मिनट का वेट करो। हुआ अनन ने सेटिस्फाइड होकर फोन रख दिया। ऑफिस टाइम के ट्रैफिक में कियाओ चेन अपनी छोटी इलेक्ट्रिक कार को गाड़ियों के बीच से बहुत ही चालाकी से निकाल रहा था। हुआ अनन के ड्राइवर ने यह देखा तो उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि पता नहीं लोग ऐसी छोटी इलेक्ट्रिक कार क्यों खरीदते हैं। ड्राइवर ने कहा कि यह देखने में भले ही अच्छी हो लेकिन अगर इसमें आग लग। ड्राइवर की बात का जवाब देते हुए पूछा कि क्या यह कार सच में सेफ नहीं होती? ड्राइवर ने हंसते हुए कहा कि मैडम, आप खुद सोचिए, कुछ हजार युआन की कार कितनी सेफ होगी? सेफ्टी एयर बैग्स तो सिर्फ टॉप मॉडल्स में आते हैं। ड्राइवर ने कहा कि अगर कोई बड़ी गाड़ी इससे टकरा जाए तो? तभी हुआ अनन ने कहा कि इससे टकरा जाओ। ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा कि हुआ बॉस, आपने क्या कहा? हुआ एन ने फिर से कहा कि इस गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दो। ड्राइवर ने अपनी आंखें बंद की और जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। टक्कर होने के बाद भी कियाओ चेन की इलेक्ट्रिक कार को कुछ खास नहीं हुआ। हुआ अनन को भी इस टक्कर से कोई झटका नहीं लगा। वह अपनी सीट पर वैसे ही बैठी रही, लेकिन उन्होंने देखा कि आगे वाली कार काफी जोर से हिल गई थी। हुआ अनन ने ड्राइवर से कहा कि तुम थोड़ा धीरे नहीं कर सकते थे? अगर उसे चोट लग जाती तो? ड्राइवर ने दुखी होकर कहा कि मैडम, ये तो सरासर नाइंसाफी है। उसने कहा कि मेरी स्पीड बिल्कुल भी तेज नहीं थी और मैंने एक्सीलेटर भी जोर से नहीं दबाया था। जब रोल्स रॉयस फैंटम ने उस छोटी इलेक्ट्रिक कार को पीछे से हिट किया तो आसपास के लोग उस इलेक्ट्रिक कार वाले की किस्मत पर जलने लगे कि उसे अमीर इंसान से क्लेम मिलेगा। लेकिन कियाओ चेन, जिसकी कार को टक्कर मारी गई थी, वह बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसने मन में सोचा कि जब मैंने स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना सीखा था तब अक्सर मैं ही दूसरों की गाड़ी को हिट करता था, लेकिन आज किसी ने मुझे पीछे से हिट कर दिया है, वह भी एक रोल्स रॉयस ने। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और डरते हुए सोचा कि हे भगवान, कहीं यह मुझसे ही रिपेयरिंग के पैसे न मांग ले। उसने सोचा कि अब मेरे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं और ऊपर वाला मुझे बर्बाद करना चाहता है। ऐसा सोचकर उसने तुरंत अपना वीचैट बैलेंस चेक किया। उसने देखा कि उसके अकाउंट में 58,300 युआन थे। उसने सोचा कि शायद इतने पैसे कॉम्पनसेशन के लिए काफी होंगे। उसने दुखी होकर सोचा कि यह मेरी लाइफ की आखिरी सेविंग है और इसके अलावा मेरे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। तभी उसकी कार के ग्लास पर किसी ने नॉक किया। वो बहुत नर्वस हो गया और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और ग्लास नीचे किया। सामने एक नॉर्मल दिखने वाला मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था जिसने स्माइल करते हुए उसे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए भाई, मैं टाइम पर ब्रेक नहीं लगा पाया। ड्राइवर
ने उससे पूछा कि क्या आप नीचे आकर अपनी कार का डैमेज चेक कर सकते हैं, हम पूरा हर्जाना भुगतने के लिए तैयार। कियो चेन ने सोचा कि जब सामने वाला खुद इतनी अच्छी तरह बात कर रहा है तो मुझे भी नीचे जाना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी सीट बेल्ट हटाता हूँ। वह ड्राइवर के साथ कार के पीछे गया। जब उसने अपनी कार का पिछला हिस्सा देखा तो उसके सामने अंधेरा छा गया। उसने मन में सोचा कि मैं अपने आने वाले मुश्किल दिनों को इमेजिन कर सकता हूँ। उसने ड्राइवर से पूछा कि क्या आप सच में पूरा कॉम्पनसेशन देंगे, क्या मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ड्राइवर ने कहा कि हाँ बिल्कुल। ड्राइवर ने उससे पूछा कि आप बताइए कि हम इस मामले को कैसे सेटल करें। कार के अंदर बैठी हुआ अनन ने सोचा कि मुझे इसे एक नई कार गिफ्ट करनी चाहिए। उसने ड्राइवर से मन ही मन कहा कि तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते, उसे परेशान मत करो। कियो चेन ने अपनी कार के उस हिस्से को छुआ जहां से पेंट हट गया था। उसका दिल रो रहा, फिर भी उसने पोलाइटली कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि आपकी कार का डैमेज तो मेरी कार से भी ज्यादा है, इसलिए मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मैं खुद इसे ठीक करवा लूंगा। तभी हुआ अनन कार से बाहर आई। ड्राइवर सीधे खड़े होकर उन्हें रिपोर्ट करने लगा कि मैडम, इन सर ने कहा है कि इन्हें हमसे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। हुआ अनन ने ड्राइवर को गुस्से से देखा, जिससे ड्राइवर तुरंत चुप हो गया। फिर उन्होंने कियाओ चेन से कहा कि मुझे बहुत अफसोस है, मेरे ड्राइवर की स्पीड बहुत तेज थी, हमारी तरफ से आपको पूरा कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ड्राइवर यह सुनकर हैरान रह गया और उसने मन ही मन सोचा कि क्या यह मेरी गलती है, क्या मैडम ने खुद मुझे हिट करने के लिए नहीं कहा था, अब सारा ब्लेम मेरे सिर पर क्यों डाला जा रहा है, क्या यहाँ कोई कानून नहीं है। उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर कियो चेन हैरान रह गया और उसने कहा, हुआ बॉस। हुआ अनन ने बहुत ही कोल्ड टोन में कहा कि आप खुद एक नई कार खरीदकर उसका बिल कंपनी में सबमिट कर दीजिए, या फिर कंपनी खुद आपको एक कार खरीद कर दे देगी, आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुन लीजिए। कियो चेन ने मना करते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी कार अभी भी बिल्कुल ठीक चल रही है। उसने कहा कि मुझे कार बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ हुआ बॉस। हुआ अनन कुछ सेकंड के लिए चुप रही और फिर उन्होंने कहा कि कल सुबह मेरे ऑफिस आना। उन्होंने मन में सोचा कि अगर मैं इसे खुद कार खरीदने को कहूंगी तो यह फिर से ऐसी ही कोई सेम कार खरीद लाएगा। कियो चेन ने फिर से कहा कि हुआ बॉस, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेंट ही तो निकला है। उसने कहा कि यह कार चलाने में बहुत कंफर्टेबल और यूजफुल है। हुआ अनन ने उसकी बात को धीरे से रिपीट करते हुए कहा, यूजफुल। कियो चेन उनके इस बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह कार सच में बहुत। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि हुआ अनन ने कुछ ऐसा किया जिससे वह डर गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अरे आप यह क्या कर रही हैं। उसने देखा कि हुआ अनन अपनी कार में बैठी और उन्होंने कार को रिवर्स गियर में डाल दिया। वह उनका इरादा समझ गया और तुरंत कार के आगे खड़े होकर चिल्लाया कि हुआ अनन, क्या तुम पागल हो गई हो, तुरंत रुक जाओ। आसपास के लोग यह देखकर हैरान थे कि इस आदमी में इतनी हिम्मत है कि वह सीधे हुआ बॉस का नाम ले रहा है। कार की विंडो नीचे हुई और हुआ अनन ने अपना सिर बाहर निकाला। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि इस आदमी को यहाँ से हटाओ। ड्राइवर ने मन में कहा कि बॉस की बात न मानने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ड्राइवर ने कियो चेन से कहा कि सर मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी एक जोर की आवाज हुई। कियो चेन का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि उसकी इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह क्रैश होकर उसके सामने गिर चुकी थी और ड्राइवर ने उसे पकड़ रखा था। उसने गुस्से में हुआ अनन से पूछा कि हुआ अनन, क्या तुम बीमार हो, तुम इतनी फ्री हो कि तुमने जानबूझकर मेरी कार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हुआ अनन ने अपनी रोल्स रॉयस की खराब हालत की तरफ देखा भी नहीं, जबकि बगल में खड़ा ड्राइवर अपनी कार के डैमेज को देखकर दिल ही दिल में रो रहा था। मुख्य किरदार यानी कियाओ चेन ने बहुत हैरान होकर अपने मन में कहा कि वह रोल्स रॉयस फैंटम तो एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन कार है। उसने सोचा कि तुम जैसे अमीर लोग पैसे के घमंड में इतने अंधे क्यों हो जाते हो। उसने सोचा कि वह रोल्स रॉयस फैंटम कार थी और तुमने उसे हिट करने के लिए कहा तो उसने सीधे हिट कर दिया। तभी हुआ अनन अपनी कार से नीचे उतरी। वह उसके पास आई और उन्होंने उससे कहा कि कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि इसके पास से कार की चाबी ले लो, लेकिन कियाओ चेन ने उनकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, और उसने अपना फोन निकालकर सीधे इंश्योरेंस कंपनी को कॉल लगा दिया। ये देखकर कि वह वहां से नहीं जा रहा है, हुआ अनन अपनी उस कार के बोनेट पर टेक लगाकर खड़ी हो गई, जो आगे से काफी डैमेज हो चुकी थी। उनका यह अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आज उसके साथ वहीं जीने मरने का फैसला करके आई हो। तभी उनका ड्राइवर मिस्टर शू हुआ अनन के पास आया और उसने बहुत ही संभल कर उनसे पूछा कि हुआ बॉस, क्या हमें इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करने की जरूरत है। हुआ अनन ने गुस्से में कहा कि इंश्योरेंस कंपनी को कॉल क्यों करना। उन्होंने कहा कि क्या मैं इस टूटी हुई कार का कॉम्पनसेशन भी नहीं दे सकती। ड्राइवर मिस्टर शू ने उस कार के पूरी तरह डैमेज हो चुके अगले हिस्से को देखा जिस पर वह बैठी थी। उसने पूछा कि मैडम, लेकिन आपकी इस कार का क्या होगा। हुआ अनन ने कियो चेन की तरफ देखा जो सड़क के किनारे खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था और उन्होंने गुस्से में ड्राइवर से कहा कि अगर यह ठीक नहीं हो सकती तो इसे कबाड़ में फेंक दो। ड्राइवर मिस्टर शू ने राहत की सांस ली और मन में कहा कि बहुत अच्छा हुआ, कम से कम मुझे तो नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि वह ऑफिस छूटने का पीक ट्रैफिक टाइम था। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को आने में करीब 1.5 घंटा लग गया। उस पलटी हुई छोटी इलेक्ट्रिक कार और रोल्स रॉयस फैंटम की हालत को देखकर इंश्योरेंस एजेंट काफी डर गया और उसने कियाओ चेन से पूछा कि मिस्टर कियाओ, क्या आप सच में श्योर हैं कि इस मैडम ने ही आपकी कार को हिट किया है। एजेंट ने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कार खुद ही पलट गई हो। हुआ ने एजेंट पर चिल्लाते हुए कहा कि क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें यहाँ की सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि फालतू की बातें मत करो। उन्होंने एजेंट से कहा कि तुम बस इस कार के डैमेज का टोटल अमाउंट एस्टिमेट करो और पैसे बताओ। उन्होंने कहा कि इसे जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। कियाओ चेन को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना गुस्सा किस पर निकाले। उसने मन में सोचा कि यह हुआ अनन तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। उसने सोचा कि तुम लोगों के आने से कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक्सीडेंट का सारा मैटर सॉर्ट आउट करने के बाद उसे अचानक याद आया कि उसका डॉग जिसका नाम टियाओ चे लाइटनिंग था वह घर पर अकेला है। उसने इंश्योरेंस एजेंट से कहा कि मेरी इस कार का मैटर प्लीज आप लोग ही संभाल लीजिए। उसने कहा कि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। एजेंट को सारी बातें समझाने के बाद वह अपनी कार के पास गया, वहां से अपना कीमती सामान और बैंक कार्ड निकाला और पैदल ही ओवरब्रिज की तरफ चल दिया। हुआ अनन ने उसे गाड़ियों के बीच में से पैदल जाते हुए देखा। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। कियाओ चेन ने जब नोटिस किया कि वह उसके पीछे आ रही है तो वह मुड़ा और चिल्लाकर कहा कि मेरे पीछे मत आओ। हुआ अनन ने जवाब दिया कि क्यों ना आऊं। उन्होंने पूछा कि क्या इस सड़क पर तुम्हारा कोई शेर है जो तुम मुझे यहाँ चलने से रोक रहे हो।
उनकी यह बात सुनकर उसने उन्हें इग्नोर करना ही ठीक समझा और बिना पीछे देखे सीधे आगे बढ़ता रहा। उसने मन में सोचा कि यह अच्छा हुआ कि ओवरब्रिज से नीचे उतरने के बाद सिर्फ 2 रेड लाइट्स पार करते ही उसका नया रेंटेड अपार्टमेंट आ गया, जो ज्यादा दूर नहीं था, वरना वह आज थक कर मर जाता। उसने जो अपार्टमेंट रेंट पर लिया था वह एक छोटा 1 आर के फ्लैट था, जिसमें एक बेडरूम और एक लिविंग रूम था। वह फ्लैट उसे एक कपल से मिला था जो शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए उसे यह काफी सस्ते में मिल गया था। लॉबी में एंटर करने से पहले उसने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा तो उसे हुआ अन कहीं दिखाई नहीं दी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह मुड़ा, कोने में छिपी वह वुमन अंधेरे से बाहर आ गई। हुआ अनन बिल्डिंग के नीचे खड़ी होकर टाइम कैलकुलेट करने लगी। उन्होंने ऊपर देखा कि किस फ्लोर की लाइट अभी ऑन हुई है और वह तुरंत समझ गई कि वह 8वां फ्लोर था। उन्होंने मन में कहा कि कियाओ चेन, तुम मुझसे बचकर कभी नहीं भाग सकी। कियाओ चेन ने जैसे ही अपने फ्लैट का पासवर्ड लॉक खोला, उसे अंदर से एक बहुत ही उदास और रोने जैसी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने प्यार से कहा कि टियाओ चे, देखो तुम्हारे पापा घर वापस आ गए हैं। उसने कहा कि यह सब तुम्हारी मम्मी की वजह से हुआ, यानी उस खड़ूस और बुरी औरत की वजह से, जिसकी वजह से पापा को घर आने में इतनी देर हो गई। टियाओ चे कोर्गी ब्रीड का छोटा डॉग। उसने उसे तब पालना शुरू किया था जब वह और हुआ अन रिलेशनशिप में थे। जब उनका ब्रेकअप हुआ तब हुआ अन का ध्यान भटकाकर वह चुपके से उस डॉग को अपने साथ घर ले आया था। उसने जल्दी से शावर लिया और टियाओ चे को नीचे वॉक पर ले जाने का प्लान बनाया ताकि साथ में अपने लिए डिनर भी खरीद सके। शायद काफी टाइम से घर में बंद रहने की वजह से टियाओ चे नीचे आते ही बहुत एक्साइटेड हो गया और यहाँ वहाँ तेजी से दौड़ने लगा। टियाओ चेन ने उसे खींचते हुए कहा कि टियाओ चे, थोड़ा धीरे दौड़ो, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। उसने थककर कहा कि इस छोटे से डॉग में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, पता नहीं मैं इसे वॉक पर लाया हूँ या ये मुझे वॉक पर लाया है। जब वह अपनी सोसाइटी के मेन गेट के पास पहुंचा तो उसी समय हुआ अनन अपने ड्राइवर की कार में बैठ रही थी। रियर व्यू मिरर से जब उनकी नजर उस जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने ड्राइवर से तुरंत कार रोकने को कहा। कार रुकी और उन्होंने देखा कि कियाओ चेन अपने डॉग को खींचते हुए धीरे धीरे दौड़ रहा है। ये सीन देखकर हुआ अन को गुस्से में हंसी आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा कि इस चोर ने न सिर्फ मेरा दिल चुराया बल्कि यह मेरा डॉग भी चुरा कर ले गया। उन्हें याद आया कि ब्रेकअप वाले दिन वह एक बार में बहुत ज्यादा ड्रिंक करके पूरी तरह होश खो चुकी थी। जब वह घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला था और उनका डॉग वहां नहीं था। उन्हें लगा था कि डॉग खुद कहीं भाग गया है और उन्होंने उसे ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम भी रखा था, लेकिन वह कभी नहीं मिला। उन्हें अब समझ आया कि असली चोर कौन था। कियाओ चेन ने थककर कहा कि ओ मेरे छोटे मालिक, क्या तुम 1 सेकंड के लिए रुक सकते हो? उसने कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, क्योंकि उसे थोड़ी भूख भी लग रही थी और वह सड़क के उस पार जाकर वॉन्टन सूप खरीदना चाहता था। इसलिए उसने डॉग की बेल्ट को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे सड़क पार करके दूसरी तरफ चला गया। हुआनन ने उन दोनों को एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए देखा और फिर ड्राइवर से कार आगे बढ़ाने को कहा। कियाओ चे को शायद कुछ फील हुआ। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और जोर जोर से भौंकने लगा। कियाओ चेन ने भी उसी तरफ देखा जहां से एक ब्लैक कार दूर जा रही थी। उसने टियाओ चे को डांटते हुए कहा कि तुम किस पर भौंक रहे हो, शांत हो जाओ। डिनर करने के बाद उसे इंश्योरेंस कंपनी से एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि हुआ अन ने इस मैटर को आपस में पर्सनली सेटल करने की बात कही है और उन्होंने अपना फोन नंबर भी शेयर किया है। इसके अलावा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के मुताबिक कंपनी ने उसे कार के कॉम्पनसेशन के तौर पर 55,000 युआन ट्रांसफर कर दिए थे। उसने टियाओ चे को बेड के पास उसके छोटे से बास्केट में सुलाया और उसके पास बैठकर धीरे से बात करने लगा। उसने कहा कि टियाओ चे, मैं उस लड़की से पूरी तरह हार चुका हूँ। उसने कहा कि वह आज भी बिल्कुल नहीं बदली, वह आज भी उतनी ही इरिटेटिंग है। बात करते करते वह फर्श पर ही बैठ गया और उसके सिर को सहलाने लगा। उसने बहुत ही दुखी मन से कहा कि अब मैं क्या करूं टियाओ चे। उसने कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उसके बारे में ना सोचूं, लेकिन वह फिर से मेरी लाइफ में क्यों आ गई। उसने सोचा कि शायद उसकी शादी भी हो चुकी होगी। उस छोटे से डॉग ने अपने मालिक के उदास मूड को समझ लिया और उसने अपना सिर उसके हाथ पर रगड़ना शुरू कर दिया। कियाओ चेन ने मुस्कुराकर उससे पूछा कि टियाओ चे, तुम्हें तुम्हारा सगा पापा चाहिए या कोई सौतेला पापा? उसने कहा कि अगर तुम्हें सौतेला पापा चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी सगी मम्मी के पास वापस छोड़ाऊंगा। टियाओ चे ने धीरे से एक आवाज निकाली। उसने उसके सिर को थपथपाया, उसे वापस उसके बास्केट में सुलाया और खुद बेड पर चला गया। उसने अपना फोन ऑन किया और अपने एक दूसरे वीचैट अकाउंट को लॉग इन किया। उस अकाउंट की ब्लॉक लिस्ट में एक ऐसा पर्सन था जिसका नाम कंपनी के नए वर्किंग ग्रुप वाले नाम से बिल्कुल मैच करता था। उसने देखा कि हुआ अन ने आज तक अपना वीचैट अकाउंट चेंज नहीं किया था। उसने मन में सोचा कि क्या वह आज भी मेरा वेट कर रही है। ऐसा सोचते ही उसने न जाने क्या सोचकर उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट से बाहर निकाल दिया, यानी अनब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ हुआ अन शावर लेकर अपना बाथरोब पहनकर सोफे पर बैठी थी। उनके एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ में रेड वाइन का ग्लास था। उनकी सहेली हाकियो ने फोन पर उनसे हंसते हुए कहा कि तुम तो कह रही थी कि तुम उससे अब प्यार नहीं करती, तो फिर तुम उसके घर का एड्रेस क्यों पता कर रही हो? उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या तुम आधी रात को उसका डॉग चुराने जा रही हो या उससे बदला लेने जा रही हो? उसने कहा कि सिर्फ एक ब्रेकअप ही तो हुआ था, इस हद तक जाने की क्या जरूरत है। तभी हुआ अनन ने अचानक बहुत ही सीरियस होकर अपनी सहेली से पूछा कि उसकी मम्मी की डेथ कब हुई थी। हाकियो ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया कि शायद तुम दोनों के ब्रेकअप के ठीक 6 महीने बाद हुई थी। ये सुनकर हुआ अन ने अपना वीचैट ओपन किया और उनकी उंगलियां आदत के मुताबिक उस चैट पर चली गई जिसे उन्होंने सबसे ऊपर पिन करके रखा था। उस चैट में जो आखिरी मैसेज था वह 4 साल पहले उसी ब्रेकअप वाले दिन का था। हुआ अनन ने रोते हुए मन में कहा कि चेन भाई, क्या तुम्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं है? उसने सोचा कि तुम तो छोड़ो, अब तो टियाओ चे को भी मेरी जरूरत नहीं रही क्या? उन्होंने ऊपर स्क्रॉल करके उन सैकड़ों मैसेजेस को देखा जिनमें से एक भी मैसेज पहले सेंड नहीं हुआ था। उन्होंने स्क्रीन पर अपनी उंगलियां चलाई और कुछ बटन्स दबाए और इस बार वह मैसेज सच में सेंड हो गया। हुआ अनन ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और उस मैसेज को तुरंत अनसेंड यानी डिलीट करना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैसेज अनसेंड नहीं हो सकता था। हारकर उन्होंने कंपनी के वर्किंग ग्रुप को ओपन किया और कियाओ चेन को वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी, लेकिन कुछ मिनट वेट करने के बाद भी वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने गुस्से में कहा कि ठीक है चेन भाई, तुम सच में बहुत ग्रेट हो, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। अगली सुबह अभी अलार्म भी नहीं बजा था कि कियाओ चेन को उसके डॉग ने छाट कर जगा दिया। उसने हड़बड़ाकर कहा कि देर हो गई, ऑफिस के लिए लेट हो गया टियाओ चे।
उसने डॉग को अपनी बाहों में लिया, उसके सिर को सहलाया और अपना फोन चेक किया तो देखा कि कोई अनरीड मैसेज आया हुआ है। वह उस मैसेज को ओपन करने ही वाला था कि उसके हाथ से फोन छूट गया और सीधे डॉग के सिर पर जा गिरा। ट्याओचे दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। उसने तुरंत उसे गले लगाकर प्यार किया और फिर से फोन उठाकर मैसेज देखने लगा। उसने देखा कि जिस पर्सन को उसने कल रात ब्लॉक लिस्ट से बाहर निकाला था उसी ने उसे मैसेज भेजा था कि तुमने मेरा डॉग चुराया है। यह देखकर उसने तुरंत अपने डॉग का मुंह पकड़ा और झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा कि ट्याओचे, क्या तुमने चुपके से अपनी मम्मी को बता दिया कि तुम अपने पापा के पास हो? उसने पूछा कि सच सच बताओ, क्या पापा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते? ट्याओचे का मुंह दबा हुआ था और वह बिल्कुल मासूम बनकर देख रहा था, जैसे असली विक्टिम वही हो। उसने उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। वह उसे फिर से ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि ऐसा करने से उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और ये बहुत अजीब लगेगा। उसने सोचा कि छोड़ो, मैं अपना पुराना वीचैट अकाउंट ही वापस लॉग इन कर लेता हूँ। अकाउंट चेंज करने के बाद उसने देखा कि उसे एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है। उसका मन कह रहा था कि वह इसे रिजेक्ट कर दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब वह उसकी बॉस है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करना ठीक नहीं होगा। फिर उसने सोचा कि छोड़ो, इसे ऐसे ही रहने देता हूँ जैसे मैंने देखा ही ना हो। उसने सोचा कि भला कौन सी नॉर्मल बॉस आधी रात को अपने एम्प्लॉय को वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। ब्रश और फेस वॉश करने के बाद उसे याद आया कि उसकी कार को तो उस अमीर बॉस ने टक्कर मारकर तोड़ दिया था, इसलिए आज उसे कैब करके ऑफिस जाना होगा। ऑफिस टाइम के पीक ट्रैफिक की वजह से उसे कैब के लिए 10 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़ा। जब वह कंपनी की लॉबी में पहुंचा तो ऑफिस का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला था। उसने देखा कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा है तो वह चिल्लाया कि प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। उसने मन में सोचा कि आज का दिन ही खराब है। लिफ्ट के अंदर हुआ ऑनन फाइनेंस मैनेजर के साथ खड़ी थी। वह कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि अंदर जाए या नहीं, लेकिन फिर वह हिम्मत करके लिफ्ट के अंदर चला गया। इस अजीब और अनकंफर्टेबल सिचुएशन से ज्यादा उसे अपनी सैलरी और अटेंडेंस बोनस की फिक्र थी। उसने बहुत ही पोलाइटली उन दोनों को ग्रीट किया और कहा कि गुड मॉर्निंग हुआ बॉस। गुड मॉर्निंग मिस्टर चांग। फाइनेंस मैनेजर मिस्टर चांग ने कहा कि कियाओचेन, बहुत कम ऐसा होता है कि तुम ऑफिस के टाइम पर बिल्कुल एंड मूवमेंट पर आओ। सुबह के उस मैसेज की वजह से वह बगल में खड़ी हुई अन से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या उन्हें सच में पता चल गया है कि डॉग मेरे पास है, या उन्होंने यह मैसेज किसी और को भेजने के चक्कर में गलती से मुझे भेज दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मैनेजर से कहा कि मुझे कैब से आना पड़ा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। फाइनेंस मैनेजर ने हैरान होकर पूछा कि कैब से आए तो तुम्हारी वह इलेक्ट्रिक कार कहाँ गई? उसने जवाब दिया कि किसी ने उसे पीछे से टक्कर मारकर पलट दिया। मैनेजर ने कहा कि कौन था वह? बहुत ही बेकार ड्राइवर होगा। कियाओचेन ने चेहरे पर एक फेक स्माइल बनाई, लेकिन मन में सोचा कि वह बेकार ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि आपके बगल में ही खड़ी है। उसने सोचा कि वैसे यह बात तो सच है कि इनका ड्राइविंग सेंस बिल्कुल जीरो है। तभी लिफ्ट 16वें फ्लोर पर रुकी और फाइनेंस मैनेजर उन दोनों को बाएं बोलकर बाहर चले गए। अब लिफ्ट में सिर्फ वह और हुआ अन अकेले बचे थे। वहां का माहौल एकदम शांत और अजीब हो गया। वह लगातार लिफ्ट के डिस्प्ले पर बदलते नंबर्स को देखता रहा। जैसे ही लिफ्ट 30वें फ्लोर पर पहुंची और दरवाजा खुला, वह तुरंत